हेलो फ्रेंड्स, इतिहास अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हमने लेक्चर फर्स्ट में देखा था कि इतिहास क्या होता है और इतिहास के बारे में हमने जाना था कि इतिहास जो होता है दो तरीके से पढ़ा जाता है, भारतीय इतिहास और विश्व का इतिहास। ये हमने जाना था। उसमें हमने क्या जाना था कि भारतीय इतिहास को भी हमने तीन भागों में बांटा था, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास था, मध्यकालीन भारतीय इतिहास था और आधुनिक भारतीय इतिहास था। दोस्तों, अब तक हम यही चीजें पढ़ते आए हैं और इसी के बारे में हमने थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की थी कि किस तरीके से इनका काल निर्धारण होता है, क्यों प्राचीन भारतीय इतिहास को प्राचीन भारतीय इतिहास कहा जाता है, मध्यकालीन कहा जाता है या फिर आधुनिक भारतीय इतिहास कहा जाता है। तो हमने देखा था दोस्तों कि जो प्राचीन भारतीय राजा थे, जो शासन पद्धतियां थी उनकी प्राचीन काल में, या फिर उनके जिस तरीके से शासन करने की जो नीतियां थी, जो उनकी अर्थव्यवस्था थी, जो उनका समाज था, उसके जो तौर तरीके थे, उनके आधार पर उनको प्राचीन भारतीय इतिहास कहा जाता है। और उसमें जो काल का निर्धारण था वो भी हमने देखा था कि कैसे वो काल का निर्धारण किया गया था। बीसी में हम देखते हैं, जिसका आपने बताया था कि बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट। इसके बारे में हमने देखा था। फिर आते हैं दोस्तों मध्यकाल में, क्योंकि मध्यकाल और प्राचीन भारतीय इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो दोनों के बीच का एक काल आता है जिसको हम एक तरीके से संक्रमण काल हो जाता है या फिर सांस्कृतिकरण भी होता है एक्चुअली, क्योंकि दो संस्कृतियों का जब मेल होता है, मैंने उदाहरण देके समझाया भी था आपको। तो वहां पे क्योंकि भारत में क्या होता है उस वक्त, पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारी होते हैं, मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण करते हैं। वो उनकी सोसाइटी, उनकी समाज, उनकी परंपराएं जो रहती है और भारत के अलग रहते हैं, उस तरीके से धीरे धीरे चेंज होने लगता है और भारत में फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, मुगल काल होता है पूरा। और उस पीरियड को हम पूरे, क्योंकि और एक और चीज है दोस्तों, इसी के सिमिलर राजपूत राज्यों का भी उद्भव होता है, और जिसको 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक राजपूत युग कहा जाता है साथियों, है ना। क्योंकि उसी टाइम पे एक क्षेत्र राज्यों का भी उद्भव होता है। कारण कहीं ना कहीं ये भी दिखाई देता है हमको दोस्तों, जब मुस्लिम आक्रमणकारी होते हैं तो, कि जो क्षेत्रीय शक्तियां थी उनमें एकता का अभाव था। जब एकता का अभाव था तो क्योंकि बाहरी जो शक्ति आती थी उसको पूरा मतलब वो हर तरीके से आक्रमण कर पाती थी और यहाँ प्रतिरोध उनका प्रॉपर नहीं हो पाता था। जैसे कि सिंध में आक्रमण किया है उन्होंने, जो मुस्लिम आक्रमणकारी था 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन साम उसने, या फिर कह सकते हैं और भी बहुत सारे जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर 1301 ईस्वी में रणथंभौर का आक्रमण होता है उस वक्त भी, और मतलब इससे पहले भी बहुत सारे आक्रमण होते हैं। हमको बहुत सारे ऐसा उदाहरण देखने को मिलते हैं भारतीय इतिहास में कि जो राजपूत राजा थे उनमें भी एकता का अभाव था कहीं ना कहीं। तो वहां पर भी सिमिलरली राजपूत राज्यों का उद्भव हो रहा था, बहुत सारे राजपूत राज्यों का। इसका मतलब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, अगर बहुत सारे राज्यों का उद्भव हो रहा था तो यानी कि सेंट्रलाइजेशन बहुत कम होता जा रहा था। प्राचीन भारत में हम देख पाते हैं कि सेंट्रलाइजेशन था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल था। मौर्य काल में सेंट्रलाइजेशन था, एक शासक था जो पूरे भारत पर राज कर रहा था। कुछ क्षेत्रीय शक्तियां थी, साउथ में थी कुछ, लेकिन हाँ प्रॉपरली एक तरीके से केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी, जिसमें मौर्य साम्राज्य आता है, फिर आता है गुप्त काल, वो भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य के रूप में आता है। तो प्राचीन भारत एक छत्र राज्य रहता है। मध्यकाल में जैसे मुस्लिम आक्रमणकारी आने लगते हैं तो उसी टाइम पे भारतीय शक्तियों का बिखराव होता है। जो भारत की शक्तियां थी, राजपूत राज्यों का जो शक्तियां थी शासन कर रही थी क्षेत्रों में, उनमें नए नए राज्यों का उद्भव होता है और जो बाहरी आक्रमणकारी थे उनको मौका मिलता है आक्रमण करने का। तो उन्हीं के तरीके से, उन्हीं के आक्रमण के फलस्वरूप जो जब उन संस्कृतियों का समायोजन होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं संस्कृतिकरण। फिर दोस्तों हम देखते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास। और आधुनिक भारतीय इतिहास में दोस्तों हमने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा था, यूरोपियंस अराइवल, यूरोपियंस का आगमन। और जो पहली बार उनका जो सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है हमको 1600 ईस्वी में। वहां से उसके बाद में प्लासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है, अंग्रेज जब धीरे धीरे शक्ति के रूप में उठने लगते हैं। एक्चुअली इससे पहले मराठा भारत में एक शक्ति के रूप में लगातार उभरते जा रहे थे, लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि जब मध्यकाल में हम एंट्री करते हैं, मध्यकाल में जैसे एंट्री करते थे तो इस वक्त जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनका उद्भव हुआ था। मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे भारत में, है ना। और सिमिलरली ही जैसे मुगल काल था, मुस्लिम आक्रमणकारियों के बाद में जैसे लास्ट में मुगल काल आता है, और उत्तर मुगल काल, मुगल काल का भी उत्तर मुगल काल, है ना। उत्तर मुगल काल में
शासन उनकी शक्तियां जो थी, मुगल शासक थे, उनकी शक्तियां कमजोर होती है और मराठों का उद्भव होने लगता है ना। मराठों का उद्भव औरंगजेब के समय से ही होता है वैसे तो, और औरंगजेब का कहीं ना कहीं पतन में भी मराठों का योगदान रहता है, उसकी दक्षिण नीतियां अभी शामिल रहती है, लेकिन मराठों का बहुत बड़ा रोल रहता है औरंगजेब को नष्ट करने में, या फिर कह सकते हैं मुगल साम्राज्य के पतन में मराठों का उद्भव भी था। लेकिन मराठों में एकता का अभाव था, ये लोग गुरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाते थे, वही बात। तो क्या कहीं ना कहीं जो अंग्रेज थे उनको मौका भी मिल रहा था कि एक शक्ति का उद्भव तो हो रहा था, जैसे मराठों का उद्भव तो हो रहा था, लेकिन यह भी एक चीज हमको दिखाई देती है कि इनमें भी एकता का अभाव था, एकता का इनमें भी अभाव था। वो कैसे था? क्योंकि ये क्या करते थे, कोई भी ये नहीं सोचते कि राजपूत राज्य है या मुस्लिम राज्य, कोई सा भी छोटा राज्य से उस पर आक्रमण कर देते थे, उस पर क्या करते थे, आक्रमण, और आक्रमण करते उससे छूत और कर की वसूल करते थे, और मतलब पूरी तरीके से उस राज्य को अपने कब्जे में ही रखते थे। तो कोई भी राजा जब होता है तो वो स्वतंत्र होना चाहेगा ऑब्वियसली, और वहां पे सपोर्ट के रूप में मराठों से जब रक्षा करने के लिए कुछ छोटे राज्य जो थे उन्होंने अंग्रेजों से संरक्षण लिया, और अंग्रेज इस चीज में चाहते ही थे कि हमको संरक्षण मिले, हमको मौका मिले इनको हड़पने के लिए। तो कुछ राज्यों ने मराठों के दबाव के कारण भी इनकी से सहायक संधियां करनी पड़ी थी, सहायक संधियां। और सहायक संधियां ही वो कारण रही है जहां से अंग्रेजों का उद्भव होता है, अंग्रेज पूरी तरीके से भारतीय राज्यों को कंट्रोल कर पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं फूट डालो और राज करो की जो नीति थी वो प्राचीन काल से भी चली आ रही थी, मध्य काल में भी एक तरीके से दिखाई देती है हमको, फूट डालो, क्योंकि फूट ही तो डालते थे। मुस्लिम आक्रमणकारी जो होते थे भारत में, बाहर से जो आक्रमण होता था वो क्या करता, आपस में राजाओं को लड़वा देता था, या फिर उनके सामंत थे छोटे राजा, उनको कुछ प्रलोभन दे देते थे और उनमें फूट डाल देते थे और राज्य कर लेते थे, वो जीत जाता था। उसी तरीके से अंग्रेजों ने भी देखा कि कहीं ना कहीं इनमें फॉल्ट है और कहीं ना कहीं इनका कुछ वीक पॉइंट है, वहीं पे फोकस किया, वहीं से इनको कंट्रोल कर दिया भारतीय छोटे छोटे राज्यों ने। क्योंकि एक राजा होता है वो शासन तो करना चाहता है, लेकिन कैसे? क्योंकि जब उसका शोषण होता है, उसके ऊपर जबरदस्ती आक्रमण, तो वो रक्षा करना चाहेगा, और रक्षा करने के लिए अंग्रेज थे, अंग्रेज चाहते थे कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हमारे साथ संधि कर लो, तो अंग्रेजों ने संधियां की। तो दोस्तों यहाँ इस तरह का जब घटनाक्रम चलने लगता है भारत में, तो वो हो जाता है आधुनिक काल। और फिर 1857 की क्रांति होती है, और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है साथियों। फिर एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इस तरीके से घटनाक्रम चलता है, गर्म दल और नरम दल। देन इसके बाद में कुछ एक तरीके से क्रांतिकारी जो आंदोलन भी शुरू होता है 1900 मतलब गांधी जी का जैसे आगमन होता है एक तरीके से 1914-15 के बाद में, एक्चुअली 1920 से जब गांधी जी का आंदोलन शुरू स्टार्ट हो जाता है 1917 में पहला, तो वहां से फिर आंदोलन की एक रूपरेखा तय होती है, और बहुत सारी चीजें धीरे धीरे इंग्लिश मैन यानी ब्रिटिशर्स पे ऊपर दबाव डलता है। कहीं ना कहीं दबाव का प्रभाव ये रहता है, वर्ल्ड लेवल की भी घटनाक्रम, हालांकि उसके लिए काफी रोल रहता है उनका, लेकिन उसके बावजूद भी धीरे धीरे भारत में इस तरह की प्रक्रियाएं चलती है, और 1947 में भारत आजाद हो जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। तो ये सब चीजें हमने देखी थी दोस्तों पहले वीडियो में। अब हम देखते हैं दोस्तों कि प्राचीन भारतीय इतिहास जो था, आधुनिक भारतीय इतिहास को समझा दोस्तों इनके पूरे तरीकों को। अब प्राचीन भारतीय इतिहास जो था, भारतीय इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास, और प्राचीन भारतीय इतिहास को, जब प्राचीन भारतीय इतिहास शब्द यहाँ पे आ रहा है, तो क्योंकि इतिहास या कोई भी चीज जब लिखी जाती है या बुक भी लिखी जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके सोर्स या उसके कुछ एविडेंसेस होते हैं, उन्हीं के आधार पर लिखी जाती हैं। तो दोस्तों जब हम यहाँ प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में स्रोत। क्या पढ़ेंगे हम? स्रोत, यानी कि भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत क्या थे। जो इतिहास जब शुरू होता है तो भारतीय इतिहास में सबसे पहला कौन सा है? प्राचीन भारतीय इतिहास। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के मुख्य स्रोत, इतिहास की जानकारी के स्रोत, है ना। तो हम स्रोत पढ़ेंगे, और स्रोतों में जो मुख्य रूप से हम देखते हैं साथियों, उनमें जो पहला आएगा वो आएगा
पुरातात्विक पुरातात्विक स्रोत आ जाते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स। मतलब सबसे पहला, सबसे ऑथेंटिक जो सोर्सेज होते हैं, सबसे ऑथेंटिक वो होते हैं पुरातात्विक स्रोत। सबसे महत्वपूर्ण भी होते हैं, सबसे ऑथेंटिक भी होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या होते हैं? अभिलेख होते हैं, इंस्क्रिप्शंस, है ना, अभिलेख हो जाते हैं, मुद्राएं हो जाती है, मोहरे, सिक्के, वो एक ही बात है, और कुछ पांडुलिपियां भी। हालांकि पांडुलिपियां साहित्यिक स्रोतों में भी आती है, लेकिन ये मेजर जो है अभिलेख है, और कह सकते हैं भवन, या फिर जो भवन या हो सकता है, या फिर मकान जो भी बना हुआ था, बिल्डिंग, उसके अभिलेख जो सोर्सेज रहते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो जो मुख्य स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, उनमें अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद में पुरातात्विक के बाद में देखेंगे हम तो धार्मिक, साहित्यिक स्रोत देखेंगे दोस्तों। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत जो होता है, इसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो जो ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं, यानी कि धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ भी लिख सकते हैं इसमें, धार्मिक ग्रंथ। और धार्मिक ग्रंथों में मुख्य रूप से ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आता है इसमें जैन धर्म, बौद्ध। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में वेद आ जाएंगे, जो उपनिषद आ जाएंगे, आरण्यक आ जाएंगे, है ना, संहिताएं आ जाएंगी, वो सब इसमें शामिल है। इसके बाद में देखते हैं हम दोस्तों विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में मतलब जो विदेश इतिहासकार जो भारत में आए थे, उनका वर्णन, उनके द्वारा जो वर्णन किया जाता है वो भी इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से भारतीय इतिहास जो है, इसके पुरातात्विक स्रोत हो गए, साहित्यिक स्रोत हो गए, और विदेशी विवरण। विदेशी विवरण में चीनी मुख्य रूप से, दूसरे अरबी, विदेशियों के जो इतिहासकार थे, चीनी इतिहासकार, यहाँ ऐसे कह सकते हैं, या फिर अरबी इतिहास, इन सबका जो वर्णन इसमें आता है, उन सबको स्रोतों में हम पढ़ते हैं। तो अब आज का हम पहला जो स्रोत पढ़ेंगे साथियों, उनमें आएगा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? पुरातत्व, पुरातत्व जो होता है, पुरातत्व में मतलब एपिग्राफी। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत यानी कि जिसमें अभिलेख, सिक्के, मोहरे, या फिर एक तरीके से भवन, ये सब जो जिनके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है, उनको ही पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे हमको कुछ अभिलेख मिलते हैं, अभिलेख, अभिलेख मतलब एक कुछ राजा महाराजा, या पुराने जमाने में कुछ लोग, एक्चुअली राजा महाराजा ही ज्यादातर लिखते थे, सामंत होते थे कुछ, लेकिन इस तरीके के किसी चट्टान पर कुछ लेख उत्कीर्ण करवा देते थे, है ना। इसमें उनकी कुछ उपलब्धियां होती थी, उनकी कुछ उपलब्धियां होती थी, कुछ नियम कायदे होते थे। नियम कायदों में मतलब उन्होंने कोई नियम बनाया है अगर जनता के लिए, भलाई के लिए, या किसी भी तरीके का, तो नियमों का उल्लेख होता था इनमें। इनकी उपलब्धियां होती थी, यानी कि युद्ध में कोई विजय प्राप्त करी है तो उसका उल्लेख किया जाता था। उनकी प्रशस्तियां भी होती थी, एक तरीके से इनमें प्रशस्तियां भी आ जाती है ना। तो उपलब्धियां, उनके नियम कायदे, और जनता के कल्याणकारी जो कार्य होते थे, एक तरीके से कल्याणकारी कार्य, धार्मिक कार्य भी आ जाएंगे इसी में। ये सब इसमें उल्लेखित होते थे। इस तरह के एक चट्टान पे ये लिख देते थे, कभी चट्टान पर भी उल्लेखित कर देते थे, तो कभी
किस पे, स्तंभों पे भी उत्कीर्ण कर देते। जो अभिलेख थे ये इनको एक अभिलेख तो होता है, एक तो चट्टान पे जिसको रॉक रॉक इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है, यानी कि चट्टान पे उत्कीर्णित कर दिया जाता है, यानी पहाड़ी पे। दूसरा होता है स्तंभ। स्तंभ मतलब खंबा। खंबा एक तरीके से इस तरह का पोल होता है कोई भी, उस पर जो लिखा जाता है उसको स्तंभ कह देते हैं। जैसे अशोक के स्तंभ होते हैं, अशोक के स्तंभ अभिलेख थे, उनकी वहां पर कुछ जानकारी मिलती है। अभिलेख होते हैं कि एक चट्टान पे एक जगह उत्कीर्ण करवा दिया जाता है, मंदिर में उत्कीर्ण करवाया जा सकता है, या फिर भवन पर उत्कीर्ण करवाया जा सकता है, वो कहीं भी। स्तंभ मतलब एक खंभे, एक पोल टाइप चीजें होती है, एक लंबी चौड़ी पट्टी का होती है, उस पर कुछ यही सब चीजें उत्कीर्ण करवा दी जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, स्तंभ अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख दोस्तों साहित्यिक स्रोतों से अभिलेख जो स्रोत इंस्क्रिप्शन है वो ज्यादा प्रामाणिक और विश्वसनीय है। वो कैसे हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि साहित्यिक स्रोतों में क्या है, काट छांट की जा सकती है। साहित्यिक स्रोत साहित्य लिखने वाला जो भी एक इतिहासकार भी हो सकता है, या फिर राजा का दरबारी भी हो सकता है, जो राजा की प्रशंसा में लिख सकता है, यानी कि कुछ चीजें बड़ा चढ़ाकर भी लिख सकता है। लेकिन पुरातात्विक स्रोतों में जो चीजें लिखी गई है, या फिर इनमें भी हालांकि बड़ा चढ़ाकर तो लिखा जा सकता है, लेकिन जो काल का निर्धारण होगा वो एग्जैक्ट होगा सबसे पहला तो, और जो इनकी जानकारी मिलेगी, उत्कीर्णित मिलेगी, उनमें काट छाट नहीं किया जाए। सबसे पहली जो बात है कि साहित्यिक स्रोतों में काट छाट कुछ क्या ऐड किया जा सकता है, उसको काटा फाटा, यानी पेज भी, सबसे पहली बात इनमें पेज होते ही नहीं थे, इसलिए तो अभिलेखों में लिखा जाता था, है ना। जब अभिलेख लिखे गए थे उस टाइम पे कुछ पेज की डिस्कवरी नहीं हुई थी, यानी कि लेखन इस तरह का नहीं था कि वो कागजों पे लिखा जा सके। तो पहले तो इन्होंने यहीं पे स्तंभ पे यानी कि पत्थरों पे लिखना शुरू कर दिया, है ना, और कुछ चट्टानों पे लिखते थे, कुछ स्तंभों पे लिखते थे। जब इनकी डिस्कवरी नहीं हुई तो इनमें काट छांट भी करना असंभव था। तो एक चीज देखने वाली बात है कि साहित्यिक स्रोतों से जो अभिलेख जो थे, अभिलेख के पुरातात्विक स्रोत थे, ये कुछ भिन्न थे, कुछ प्रमाण में ज्यादा थे। स्तंभ अभिलेख भी उन्हीं में एक शामिल होते हैं। जैसे कुछ अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख है, नाम ही लिख रहा हूं दोस्तों, अभी आगे हम इनकी डिटेल देखेंगे, अभी तो मैं शॉर्ट्स में आपको दिखा रहा। हाथी गुम्फा, प्रयाग प्रशस्ति, हाथी गुम्फा हो गया, प्रयाग प्रशस्ति हो गया, है ना। और भी बहुत सारे अभिलेख है, जैसे राजस्थान में कुंभलगढ़ अभिलेख है, जहां से वहां की साहित्यिक ऐतिहासिक जानकारी भी मिलती है। तो इस तरह के जो अभिलेख थे इनसे जानकारी हमको पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। तो दोस्तों हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि इन पे अभिलेखों में उनकी उपलब्धियां, नियम कायदे, कल्याणकारी कार्य, धार्मिक कार्य, ये सब होते थे। पुरातात्विक स्रोतों के बाद में हमने साहित्यिक स्रोत देखे, और साहित्यिक स्रोतों में किताबें होती थी, जैसे वेद हो गए, पुराण हो गए। साहित्यिक स्रोतों के बारे में हम डिटेल देखेंगे, अभी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। एक परिचयात्मक है, जैसे साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोतों में वेद आ जाएंगे, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, ये सब जो है साहित्यिक स्रोतों में एक तो ही आ जाएंगे, यानी धार्मिक ग्रंथों में। साहित्यिक स्रोतों में जो धार्मिक एक तरीके से उनमें शामिल आ जाएंगे। एक और चीज धार्मिक ग्रंथों में जैन साहित्य। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, मैंने पहले बताया, जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। फिर बौद्ध साहित्य, बहुत साहित्य, दीपवंश, महावंश, उस तरीके के जो ग्रंथ है, उनके जो जानकारी उल्लेखित की गई, उनमें जो विवरण दिया गया है, उनके बारे में जानकारी है। साहित्यिक स्रोतों के साथ में दोस्तों एक स्रोत है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक स्रोत। और ऐतिहासिक स्रोतों में क्या उल्लेखित है, जो ऐतिहासिक किताबें लिखी हुई थी, जैसे कल्हण की राजतरंगिणी। ऐतिहासिक स्रोतों में क्या है, कल्हण की राजतरंगिणी आ जाती है। चाणक्य का अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अर्थशास्त्र में अगर आपसे पूछूं कि अर्थशास्त्र
का जो विषय है वो क्या है? तो अर्थशास्त्र, तो नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन जो इसका विषय है वो है राजनीति। तो इस तरह की जो किताबें हैं ऐतिहासिक, एक तरीके से एक और है पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, ये ऐतिहासिक स्रोत है और इनसे ऐतिहासिक जानकारी भी हमको देखने को मिलती है ना। अब साहित्यिक स्रोतों में कुछ धार्मिक स्रोत हो गए, ऐतिहासिक स्रोत हो गए, विदेशी विवरणों में चाइना के जो लेखक थे उनका विवरण है, अरबी इतिहासकार या मुस्लिम इतिहासकार में उनका विवरण है, जैसे सुलेमान थे, और भी बहुत सारे इतिहासकार थे अरब के। तो और इससे पहले चीन के जैसे इतिहासकार आते हैं, इत्सिंग आ जाता है, यूनानी इतिहासकार आ जाते हैं, मार्को पोलो है, एन सांग है, और भी बहुत सारे है। एन सांग तो हालांकि चीन से आया है। तो और भी इतिहासकार थे, जिनमें यूनानी इतिहासकारों में मैगस्थनीज आ जाता है, मेन तो मैगस्थनीज है, मैगस्थनीज जो इंडिका लिखता है, मार्को पोलो वेनिस इटली से आता है। तो विदेशी इतिहासकारों के विदेशी ट्रेवलर्स, तो उनसे भी जानकारी हमें मिलती है, विवरण मिलता है उनका, उनके स्रोतों के माध्यम से जो जानकारी भारत के लिए देते हैं, उनसे इनकी मोटी मोटी जानकारी हमको देखने को मिलती है। तो साथियों, ये एक भारतीय इतिहास था, और भारतीय इतिहास के जानकारी के जो मुख्य स्रोत थे उनको हमने 3 भागों में बांटा था, जिसमें पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत धार्मिक साहित्य हो जाता है, और ऐतिहासिक आ जाता है। इनके बारे में और डिटेल देखेंगे अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूं, और लिखाएंगे भी सही इसके बारे में। उसके बाद विदेशी विवरण आते हैं, और विदेशी में यूनानी, चीनी, और इसके बाद में और भी अरबी, मुस्लिम इतिहासकार, वो सभी इन सब लोगों का इसमें विवरण है। तो इसके लिए हम देखते हैं आगे। अभी जुड़े रहे मेरे साथ, धन्यवाद।